हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स के लिए और जो भी बच्चे बैंक्स के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, उनके लिए गुड न्यूज़ है। 2026 के लिए आपके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप ज्वाइन कीजिए, तैयारी अपनी शुरू कीजिए। वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी को शुरू की करेंगे। देखिए वो तो सब आता ही रहता है। आप तैयारी जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना देखो कवर करना आसान रहेगा, उतना इजीली आप उस दिन से करंट अफेयर्स कवर कर सकोगे। आपको कोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। इस कोर्स में आपको बेसिक टू एडवांस्ड वीडियो क्लासेस मिल जाती है बाय एक्स मैनेजर्स जिन्होंने खुद बैंक के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं। देन 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस मिलता है आपको। सिलेबस का सारा कवरेज होगा आपका, स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा और डाउट क्लियरेंस सपोर्ट भी आपको मिलता है। कोर्स को लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और जो कोर्स है ये आपके देखिए 2 वर्जन्स में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड आपका जो है इसमें आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है। प्रो वर्जन में ऑनलाइन तो सब अवेलेबल होगा, प्लस आपको फेज़ 2 की आरबीआई की बुक्स होम डिलीवर्ड होती हैं। आपके स्टैंडर्ड कोर्स का प्राइस है 4899, आफ्टर डिस्काउंट 55% का डिस्काउंट चल रहा है अभी इस पर। प्रो वर्जन का है 8499 और ये भी डिस्काउंटेड प्राइस है आपका, 60% डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी लीजिए और अभी अपने जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये कोर्स को लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए आपके पीआईबी की न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले है एमएसडीई साइंस लैंडमार्क एमओयू विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू डीपन कॉपरेशन इन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये एमओयू में क्या होगा, एमओयू आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। इसमें एक स्किल्स एसेलरेटर लॉन्च करेगी एमएसडीई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलके। इसका गोल रहेगा बेसिकली आइडेंटिफाई करना और बढ़ाना इनोवेटिव सॉल्यूशंस को। कोई भी अगर देखो स्किल में लोगों के गैप है उसको मैच करना कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, थियोरी और प्रैक्टिकल को एक तरह से लेकर आना कि जो थियोरी उनको सिखाई जा रही है वही एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में रिक्वायर्ड है या नहीं है, उस गैप को ख़त्म करना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी लाई जाएगी लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए। चलिए हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अभी क्या है, रिसेंटली देखिए डावोस में ना इनका 2026 सेशन चल रहा है और इस बार उसका थीम है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये 56th एनुअल मीटिंग है और देखो इनकी ना हर साल एनुअल मीटिंग डावोस स्विट्ज़रलैंड में ही कंडक्ट होती है और ये 56th है जो जनवरी 19 से 23 तक आपकी कंडक्ट हुई थी और उसी में ये साइन हुआ है आपका एमओयू। एंड इस ईयर का जो समिट है उसमें बेसिकली रिटर्न टू रूट्स का फोकस रखा गया था ऑन रिस्टोरिंग ग्लोबल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। और जैसे कि थीम मैंने आपको पहले भी बताया, थीम है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग के ओपनली देखिए बातचीत की जाए, ओपन कम्युनिकेशन की जाए टू नेविगेट अ कॉन्टेस्टेड वर्ल्ड। हाइलाइट्स देख लेते हैं 2026 सेशन के। तो इंडिया ऑब्वियसली देखिए पार्ट लेता है इनके हर एनुअल मीटिंग में और इस बार इंडिया ने काफ़ी देखिए बात की है इन्होंने। इंडिया हैज़ इट्स लार्जेस्ट एवर फुटप्रिंट दिस ईयर आपके डेवोस सेशन में। 10,000 स्क्वायर फीट इंडियन पेविलियन लगा था डेवोस प्रोमेनाड में। तो देखो हर किसी कंट्री का पेविलियन लगता है एंड 10 इंडियन स्टेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे तो टू पिच फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, वहाँ पर ऑब्वियसली आपके बिजनेस होते हैं, बिजनेस हाउसेस होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको आप पिच करते हो अपने आइडियाज़। तो एक तरह से वर्ल्ड लेवल का शार्क टैंक मान लीजिए आप इसको। तो उसमें इंडिया को सबसे लार्जेस्ट एवर पेविलियन मिला था। देन इसके साथ साथ यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन जी, उन्होंने भी अनाउंस किया कि ईयू और इंडिया एक ट्रेड डील साइन करेंगे और इसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा गया और आप जानते ही हैं कि ये साइन हो भी चुकी है और इसके बारे में अभी हम आगे आने वाली न्यूज़ में भी पढ़ेंगे, आगे आने वाली स्लाइड्स में। और इस सेशन में देखिए यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी थे, फ्रेंच प्रेसिडेंट भी थे, जर्मन चांसलर, हर कोई काफ़ी बड़े बड़े आपके पॉलिटिकल फिगर्स, काफ़ी बड़े बड़े लोग इसे अटेंड करते हैं।
अब इसके सेशन में 5 चैलेंजेस एजेंडा था जिस पर बातचीत की गई। सबसे पहले कॉपरेटिंग इन अ फ्रेगमेंटेड कॉन्टेस्टेड वर्ल्ड, हम लोग जानते हैं देखो कि वर्ल्ड कितना इस टाइम वॉलेटाइल हो चुका है। अनलॉकिंग न्यू सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टिंग इन पीपल, डिप्लॉइंग एआई एंड इनोवेशन रिस्पॉन्सिबली एंड बिल्डिंग प्रॉस्पेरिटी विद इन प्लानिटरी बाउंड्रीज। तो ये सब इस चीज़ों पर इस बार ध्यान दिया गया था और बात की गई थी। चलिए अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फोकस क्या है, प्राइमरीली पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन लाना। ये हेडक्वार्टर्ड है आपका कोलोग्नी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और वहीं पे इसकी एनुअल मीटिंग होती है जिसको एनुअल मीटिंग इन डेवोस कहा जाता है। अब इसका ओरिजिन देख लेते हैं। ये जो आपकी फोरम है इसे 1971 में फाउंड किया था। किसने? क्लाउस श्वाब ने, एक जर्मन इंजीनियर और बिजनेस प्रोफेसर हैं। और पहले जब ये आपकी हुआ था ना, फाउंड किया गया था, तो इसका नाम होता था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। क्योंकि बेसिकली इसको क्यों क्रिएट किया था क्लाउस श्वाब जी ने? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूरोपियन सीईओज को सिखाना है, उसके लिए ये फोरम उन्होंने बनाई थी। फिर 1987 में इसका नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रख दिया गया था। और ये जो फोरम है ना, एक स्टेक होल्डर थियरी इस पर चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थियरी, अगर कभी भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात आए तो। इसका मतलब क्या है? दैट कॉरपोरेशन इज़ अकाउंटेबल नॉट जस्ट टू शेयर होल्डर्स बट टू ऑल सोसाइटी। मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसके, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, एनवायरनमेंट, आपके पॉलिटिक्स हो गया, गवर्नमेंट हो गई, एवरीवेयर आपके सप्लायर्स, हर कोई जो भी आपके बिजनेस में है ना, जिसका भी कुछ भी लेना देना है आपके कॉरपोरेशन से, बिजनेस से, उसको आप अकाउंटेबल हो। चलिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट बॉडी है नहीं, कोई इसकी लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। एक तरह से ये बिजनेस रिलेटेड फोरम है। इसकी जो लीडरशिप है वो चेयरमैन करते हैं। और अभी देखो जो इसके फाउंडिंग मेंबर थे ना क्लाउस श्वाब जी, वो इसके चेयरमैन थे अभी तक। अब उन्होंने छोड़ दिया है वो पद। तो अभी एक्टिंग चेयरमैन है जो करंटली इसके, वो पीटर ब्रैबैक लेथमैथ जी हैं सिंस अप्रैल 2025। और प्रेसिडेंट हैं बॉर्जे ब्रेंडे। फिर इसकी मैनेजिंग बोर्ड होता है WEF का, जिसे जो प्रेसिडेंट है वो चेयर करते हैं। यही इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, सारे डिसीजंस लेती है। देन एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होता है जो गवर्निंग बॉडी है इस फोरम की। और ये क्या है, ये गवर्निंग बॉडी ये इंटरिम चेयर्स को अपॉइंट करती है जो आपके प्रेसिडेंट हैं इन सबको, और लॉन्ग टर्म लीडरशिप को ओवरसी करती है। देन फंडिंग जो है 1000 मेंबर कंपनीज हैं इस फोरम की, उनसे आती है। चलिए पब्लिकेशंस भी देख लेते हैं। WEF की जो इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये लाते हैं, हर साल एनुअल असेसमेंट होती है उसकी। ये जिसमें जो भी आपके सिवर थ्रेट्स होते हैं ना वर्ल्ड के, पिछले 2 से 10 साल के बीच में, उसको ये लोग रैंक करते हैं। और 2026 में इन्होंने साइबर इनिक्विटी और AI ड्रिवन मिस इन्फॉर्मेशन को सबसे टॉप पे रखा है। तो ये सारी रिपोर्ट्स भी देखिए आपको एग्जाम्स के लिए करनी चाहिए। अभी हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में देखें क्या क्या रिपोर्ट्स ये पब्लिश करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी यही लाते हैं, और फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट भी यही देते हैं। देन और देख लेते हैं नोटेबल क्या क्या इनकी आज तक के रही हैं अचीवमेंट्स। तो सबसे पहले 1988 में डेवोस डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें ग्रीस एंड टर्की ने एक एग्रीमेंट साइन किया था डेवोस में, दैट प्रिवेंटेड अ लूमिंग वॉर, वरना उनके बीच में वॉर लाइक सिचुएशन बन चुकी थी। देन गावी अलायंस है, आपने शायद सुना भी होगा, बहुत फेमस है इनका। ग्लोबल वैक्सीन अलायंस जो मीटिंग हुई थी इनकी 2000 में, उसमें लॉन्च हुआ था। और देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन कि आपका जब कोई भी बात आती है किसी भी डिज़ीज़ की, किसी भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, तो गावी अलायंस बहुत ज़रूरी है। और इसमें अलायंस के अंतर्गत अभी तक 1 बिलियन चिल्ड्रन उनको इम्यूनाइज़ किया जा चुका है। देन फर्स्ट मूवर्स कॉलिशन, ये अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है, जिसमें परचेजिंग पावर फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ है। जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत मुश्किल है कि वो नहीं कर पा रहे हैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट, स्टील का सेक्टर हो गया, शिपिंग का हो गया, तो वहाँ पे एग्रीगेट करनी है परचेजिंग पावर। सारे जितने भी देखिए मेंबर कंट्रीज़ हैं और मेंबर कंपनीज़ हैं, वो आके एग्रीगेट करेंगे कि हाँ हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को कैसे ला सकते हैं ऐसे फील्ड्स में भी। देन क्रिटिसिज्म क्या है WEF का?
तो सबसे पहले क्रिटिक्स कहते हैं कि इसमें ना बहुत ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ऑक्सफैम है, क्रिटिक्स हैं, सो ये कहते हैं कि डावोस जो है ना, इट इज़ प्लेग्राउंड फॉर 1% दैट री इन्फोर्सेज इन इक्वालिटी रेदर देन फिक्सिंग इट, के बिल्कुल एलीट लोगों को, एलीट कंपनीज़ को ही इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, तो ये कहाँ से इक्वालिटी लेकर आएंगे। देन अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्योंकि प्राइवेट फाउंडेशन है, कोई इस पर गवर्नमेंट की रोक टोक नहीं है। देन ग्रीन वॉशिंग भी होती है, तो क्या है ये, इसके अंतर्गत कहा जाता है, एक्टिविस्ट कहते हैं दैट देयर इज आयरनी ऑफ लीडर्स फ्लाइंग इनटू डेवोस ऑन प्राइवेट जेट्स टू डिस्कस क्लाइमेट चेंज, क्योंकि देखो आयरनी की बात है ना, एक तरफ आप कह रहे हो हमें क्लाइमेट बचाना है और दूसरा प्राइवेट जेट्स में आ रहे हो, कितना पॉल्यूशन कर रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि ये ग्रीन वॉशिंग है। चलिए नेक्स्ट है IICDEM कंक्लूड्स विद द एडॉप्शन ऑफ दिल्ली डिक्लेरेशन 2026। तो सबसे पहले देख लेते हैं IICDEM क्या है। ये इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है ऑन इलेक्शंस और इसे इंडिया ने होस्ट किया। ये प्रीमियर प्लेटफॉर्म है फॉर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़, जितनी भी देखो वर्ल्ड ओवर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनकी जो भी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं वो आके इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, देखती हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, एक दूसरे से आपस में शेयर करती हैं। देखो वर्ल्ड ना ऐसे ही चलता है, आपके एक्सपीरियंसेस, आपने जो अच्छा किया होता है वो आप दूसरे को सिखाते हो। इसे होस्ट कौन करता है? इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट अंडर आर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें 100 इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए थे फ्रॉम 42 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ एंड ओवर 70 कंट्रीज़, तो इतने लोगों ने इसमें पार्ट लिया था। एंड 2026 की जो कॉन्फ्रेंस है वो अलाइन करती है विद इंडिया चेयरशिप ऑफ द काउंसिल ऑफ मेंबर स्टेट्स ऑफ इंटरनेशनल IDEA। तो इसके बारे में देखो हमने पहले पढ़ा ही हुआ है कि हमें चेयरशिप मिली है काउंसिल ऑफ मेंबर स्टेट्स ऑफ इंटरनेशनल IDEA, जो कि आपका इलेक्टोरल बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है रिगार्डिंग इलेक्शंस। चलिए दिल्ली डिक्लेरेशन जो पास हुआ है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये एक रोड मैप है एक तरह से कि आगे क्या करना है, किस रास्ते पे चलना है, जो कि जितनी भी पार्टिसिपेटिंग पार्टीज़ थी उन्होंने अपनाया है, कि जिससे इलेक्शंस क्या है, देखो इलेक्शन ही है ना जो सारी डेमोक्रेसी का एक तरह से फाउंडेशन है, उसी की वजह से डेमोक्रेसी है, कि इसमें कैसे आप इंटीग्रिटी और इंक्लूसिविटी दोनों को ला सकते हो। 5 की पिलर्स हैं आपके इस डिक्लेरेशन में। प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, के जो भी नाम है रोल्स में, इलेक्टोरल रोल्स में वो सही हैं, वो लोग सच में प्रेजेंट हैं। 100% फ़ोटो ID कार्ड्स होने चाहिए वोटर्स के लिए, पूरा देखिए सच्चा एक प्रोसेस होना चाहिए। जो इलेक्शंस का कंडक्ट है वो भी इंक्लूसिव होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। रिसर्च एंड पब्लिकेशंस में उन्होंने क्या कहा है, एक को-क्यूरेट करेंगी देखिए सारी पार्टीज मिलके एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव थीमेटिक रिपोर्ट्स। देन टेक्नोलॉजी के यूज़ के बारे में भी इसमें बात की है कि टेक यूज़ किया जाएगा वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए और मिस इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करने के लिए, जिससे इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को बनाए रखा जा सके। और ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी बात हुई है कि देखो जब इतना बड़ा इंडिया जैसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इतनी बड़ी आपको वोटिंग होती है, इतना सारा कुछ होता है, लोगों को इतना ट्रेन करना होता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हाइलाइट्स देख लेते हैं कि और क्या क्या इसमें लॉन्च किया गया है। ECI नेट लॉन्च किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली इसे लॉन्च किया है। ये वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज इंडिया के लिए। देन मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर के लिए बात किया गया डिक्लेरेशन में, देखो इस पर काफ़ी ज़्यादा बात की गई कि AI को अडॉप्ट किया जाएगा, डीप फेक्स को प्रिवेंट किया जा सके, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, जिससे ना लोग सच में ट्रांसपेरेंटली वोट कर सके। फ्यूचर रोड मैप, तो जितनी भी इसमें इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ने पार्ट लिया उन्होंने कहा कि हम एनुअली मिलेंगे, जिससे हम देख सकें कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है और क्या क्या चीज़ें हम बेटर कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन शेड्यूल हुआ है December 3 to 5, 2026 के लिए IIDM कैंपस न्यू दिल्ली में। देन इसके साथ साथ बायलेटरली भी दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ ने भी आपस में मीटिंग्स हेल्ड की है, कि इससे इंडिया और काफ़ी इंटरनेशनल इलेक्टोरल बॉडीज़ में टाइज बनते हैं, MOUs ऐसे ही तो साइन होते हैं ना जब बायलेटरल मीटिंग्स होती हैं।
चलिए नेक्स्ट है पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस या जिसे डे ऑफ वैलर भी कहा जाता है, ये हर साल आपका जनवरी 23 को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, और ये इंडिया के बहुत मोस्ट आइकॉनिक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। सो ये जो दिन है 2021 से मनाया जाता है, एंड 2026 में जो नेताजी के 129th बर्थ एनिवर्सरी थी, अब जो इस साल इसे मनाया गया है। देन नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज डिप्लॉयज ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन एट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। तो ये जो आपका रोबो है ये फुली डिज़ाइन और डेवलप हुआ है विशाखापट्टनम में ही, बिल्कुल होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है। जो रोबो है ना उसकी हेल्प से क्या होगा, देखो जितना भी RPF का सिक्योरिटी पर्सनल है ना उनको हेल्प मिलेगी। इसमें AI को इंटीग्रेट किया गया है, IoT को इंटीग्रेट किया गया है, और हेल्प मिलेगी कि वो और सिक्योरिटी कर सके। जैसे कि P कार्स होता है, तो P कार्स में RPF के ऊपर जो मैनुअल बर्डन होता है उससे कम किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ नेशनल वोटर्स डे। ये आपका 16th नेशनल वोटर्स डे इस साल मनाया गया है, और ये जो दिन है आपका हर साल जनवरी 25 को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जनवरी 25 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका फाउंड हुआ था, उसका फाउंडेशन डे होता है। एंड 2026 की जो सेलिब्रेशन है उसका थीम क्या है? माई इंडिया माई वोट, और टैगलाइन है सिटीजन्स एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। देन नेक्स्ट है इन्फॉर्म्स अनाउंसेस 6 फाइनलिस्ट फॉर 2026 फ्रांस एडलमैन अवार्ड, और इसमें से एक फाइनलिस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दी ऑनरीज। तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए ये काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है। देखो वर्ल्ड ओवर कुछ भी मिलता है तो बहुत अच्छा हमारी कंट्री के लिए होता है कि वो 6 फाइनलिस्ट बने हैं इस अवार्ड के लिए। ये जो अवार्ड है ना आपका, बेसिकली इसे नोबेल प्राइज़ बोला जाता है ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च एंड एडवांस्ड एनालिटिक्स। और इंडिया का क्यों हुआ है नॉमिनेशन, क्यों हम लोग 6 फाइनलिस्ट में आए हैं? क्योंकि आपके डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने अन्ना चक्रा लॉन्च किया है, उसी के बेस पर उनकी हुई है सिलेक्शन। तो अन्ना चक्रा क्या है? अन्ना चक्रा एक पार्टनरशिप है बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड IIT दिल्ली। तो इन तीनों के बीच में पार्टनरशिप में इन्होंने बनाया है। ये ऑपरेशंस रिसर्च बेस्ड टूल है टू ऑप्टिमाइज स्टेट स्पेसिफिक फूड ग्रेन लॉजिस्टिक्स, हर स्टेट के अपने लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने के लिए। इसमें देखो मैथमेटिकल मॉडल्स बहुत एडवांस टेक्निक से यूज़ करता है ये देखने के लिए सबसे एफिशिएंट रूट्स कौन से हैं, कि जिससे क्या हो कि इतना देखो फूड ग्रेन्स कितनी बड़ी अमाउंट में मूव करनी होती है, वेयर हाउसेस में जाएगी, देखो फार्म से वेयर हाउसेस से फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है। तो वो जो मूवमेंट है उसको कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, सबसे कम मूवमेंट हो, आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, तो उसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है। और इससे इम्पैक्ट भी देख लेते हैं क्या आया है। इस सिस्टम को डिप्लॉय करने के बाद एनुअल सेविंग्स हुई हैं 250 करोड़ रुपीज़ की। एनवायरनमेंट को भी देखो फिर बेनिफिट होता है, ऑब्वियसली फ्यूल कम लगेगा, तो 35% रिडक्शन हुआ इन कार्बन एमिशंस ड्यू टू लॉजिस्टिक्स। एंड ये जो है आपका फूड डिलीवरीज की वजह से 81 करोड़ बेनिफिशरीज को दी जा चुकी है अंडर योर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो देखो काफ़ी इसके बेनिफिट्स हमें दिख रहे हैं, तभी ये नॉमिनेट हुआ है। नेक्स्ट तो हम लोग चलिए 2026 फ्रांस एडलमैन अवार्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं। इंडिया के जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये ओनली गवर्नमेंट एंटिटी है जो इस साल ऑब्वियसली फाइनलिस्ट में आया है। तो हम 6 देख लेते हैं कौन से हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट है, उसके बाद एनवीडिया है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, चूई है जो कि US का एक पेट रिटेलर है, देन EcoShoe है, ग्लोबल फुटवेयर ब्रांड है जो कि, तो ये 6 हुए हैं नॉमिनेट। और देखिए मैटर क्यों करता है, क्यों हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखो ऑपरेशन रिसर्च में जब इतनी बड़ी बात होगी वो भी हमारे पब्लिक सेक्टर में, तो इससे इंडिया ग्लोबल लीडर बनता है इन डिजिटल गवर्नेंस। देन अन्ना चक्रा जो है इससे पहले CDSA ORSI एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है IIM अहमदाबाद। तो मतलब देखो बहुत अच्छा ऑपरेशंस रिसर्च का ये आपका है
पूरा स्कीम। एंड देन जो मॉडल है इट इज़ बीइंग व्यूड एज ग्लोबल टेम्पलेट, के इसे सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबली अप्लाई किया जा सकता है। देखो उससे फाइनेंशियल सेविंग्स, एनवायरनमेंट की तरफ कितना काम होगा। अब फाइनल विनर जो है आपका मैरीलैंड यूएसए में इनकी कॉन्फ्रेंस कंडक्ट होगी इन फॉर्म्स की, अप्रैल 12 से 14 के बीच में वहाँ डिक्लेयर होगा। चलिए नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये हर साल आपका जनवरी 24 को मनाया जाता है। इस दिन को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2008 में स्थापित किया था टू एड्रेस इनइक्वालिटीज़ एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय गर्ल्स इन इंडियन सोसाइटी। और जैन 24 को ही क्यों चुना गया, क्योंकि 1966 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने ओथ ली थी एज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एज फर्स्ट एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए मिनिस्ट्री स्कीम्स लॉन्च करती रहती हैं और काफ़ी उससे फ़ायदा भी होता है। अभी तक के हम देख लेते हैं रीसेंट प्रोग्रेस क्या है एज़ पर लेटेस्ट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। तो एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है लड़कियों की एट सेकेंडरी लेवल इट रीच्ड 80.2% इन 24-25। और अगर हम यही 10 साल पहले की बात करें 75% की करीब थी, अब बढ़ के 80% हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में आपके 97.5% ऑफ द स्कूल्स नेशन वाइड दे आर नाउ इक्विप्ड विद फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट। मतलब इससे पहले देखो गर्ल्स के लिए टॉयलेट भी नहीं अवेलेबल थे, जबकि वो तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब 97.5% स्कूल्स में ये अवेलेबल है, पर ये 100% होना चाहिए ऑब्वियसली नंबर। और चाइल्ड मैरिज की अगर हम बात करें तो 2153 चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट किया गया है एज ऑफ जनवरी 2026। मतलब देखो अभी भी चाइल्ड मैरिजेस हमारे यहाँ होती हैं, जबकि वो बिल्कुल है ही नहीं, अलाउड ही नहीं है बाय लॉ। देन बजटरी सपोर्ट मिशन शक्ति है जो कि अम्ब्रेला स्कीम है फॉर वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट, उसको एलोकेशन मिली है 3150 करोड़ की इन योर लास्ट बजट। मेजर स्कीम्स क्या हैं अगर हम देखें गर्ल चाइल्ड को लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बारे में डिटेल में हमने पिछली क्लासेस में भी बात की थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जिसमें 6000 मिलते हैं फॉर बर्थ ऑफ अ सेकेंड चाइल्ड, स्पेसिफिकली इफ़ इट इज़ अ गर्ल टू इम्प्रूव द बर्थ सेक्स रेशो। देन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाई गई हैं। Next is Ministry of Panchayati Raj to felicitate पंचायत leaders on the eve of 77th Republic Day, and इसके साथ साथ they will launch पंचम chatbot and other key initiatives. So पंचम क्या है, पंचम बेसिकली आपका पंचायत असिस्टेंस एंड मैसेजिंग है। ये एक AI पावर्ड चैटबोट है जिसे यूनिसेफ के साथ मिलके बनाया गया है। पर्पज़ क्या है इसका, एक तरह से देखिए जितनी भी पंचायत से उनका डिजिटल कंपेनियन बनेगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो भी पंचायत के, उनको मदद करने के लिए क्या क्या करेंगे ये। सो डायरेक्ट कनेक्ट होगा इसके थ्रू जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी पंचायत लीडर्स हैं, विलेज लेवल लीडर्स हैं, वो इसमें टेक्निकली इसके थ्रू, पंचम के थ्रू डायरेक्टली डिजिटली लिंक हो पाएंगे। वर्क फ्लोज को सिंप्लीफाई किया गया है, गाइडेंस मिलेगी ऑन डे टू डे गवर्नेंस, स्कीम डिटेल सब कुछ। देखो जब तक लीडर्स को ये नहीं सब पता है तभी तो वो आगे लोगों तक पहुंचाएंगे ना। देन रियल टाइम सारा डेटा मिलेगा इसके थ्रू। ई ग्राम स्वराज के साथ इसे इंटीग्रेट किया गया है और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स भी जो हैं वो भी इसमें डाले गए हैं फॉर लाइव अपडेट्स के एक्चुअली में अगर उस प्लान में लिखा है कि यहाँ सड़क बननी थी तो उस पर काम शुरू हुआ है नहीं हुआ है, कितनी एलोकेशन हुई है, काम कहाँ तक पहुँचा है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी उससे रियल टाइम में देख सके। देन फीडबैक भी है, 2 वे कम्युनिकेशन चैनल रहेगा। सो गवर्नमेंट जो है उनको डायरेक्ट फीडबैक मिलेगा फ्रॉम फील्ड। की इनिशिएटिव्स और क्या लॉन्च किए गए हैं आपके रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में। सो पीसा स्टेट रैंकिंग्स लॉन्च की गई है जिसमें आपके महाराष्ट्र को फर्स्ट पोजीशन मिली है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश, क्योंकि देखो उन्होंने पंचायत, पीसा क्या है बेसिकली आपका पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इफेक्टिव रही है। देन कंपेडियम ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिक्स लॉन्च किया गया है और ग्रामोदय संकल्प 17th इशू है मिनिस्ट्री के ऑफिशियल मैगजीन, उसे लॉन्च किया गया है। सो पंचायत में टेक एवोल्यूशन एक बार देख लेते हैं। तो अगस्त में पिछले साल आपका 2025 में सभा सार लॉन्च किया गया था, AI टूल टू ऑटोमेटिकली जनरेट ग्राम सभा मिनट्स। देन पंचम आपका भी जनवरी में लॉन्च किया गया है, ये एक व्हाट्सएप बेस्ड असिस्टेंट है फॉर पंचायत लीडर्स। और ई ग्राम स्वराज ये आपका ऑनगोइंग यूनिफाइड पोर्टल है फॉर प्लानिंग, अकाउंटिंग एंड मॉनिटरिंग।
चलिए नेक्स्ट है PFRDA कॉन्स्टिट्यूट्स कमिटी फॉर स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस, जिसे हम सार्ज कहते हैं। सो प्राइमरी गोल क्या रहेगा इसका, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है ना अंडर योर नेशनल पेंशन सिस्टम, उसमें जिसमें भी आपके पेंशन फंड्स हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, इक्विटी में कितना डालना है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, आपके डेट में कितना, सब कुछ उसको एक तरह से देखना कि आज की जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो डेमोग्राफिक शिफ्ट्स हो रही है, आपकी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन इतनी है, तो कैसे हमें फाइनेंशियल मार्केट्स इवॉल्व हो रही है, कैसे वो करना चाहिए, फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, उसको लिए ये कमेटी लॉन्च की गई है। सो जो कमेटी है उसको चेयर कौन करेंगे, श्री नारायण रामचंद्रन जी, जो फॉर्मर कंट्री हेड और CEO रह चुके हैं मॉर्गन स्टैनली इंडिया के। ये 9 मेंबर पैनल रहेगा, इसमें काफ़ी देखिए प्रोमिनेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट माइंड्स हैं, तो यहाँ आपकी पूरी लिस्ट गिवन है, आप देख लीजिएगा। मैंडेट क्या रहेगा इस कमेटी का, तो इनको 9 महीने दिए गए हैं फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए। ग्लोबल बेंचमार्किंग करनी है, जो NPS इन्वेस्टमेंट आर्किटेक्चर है करंटली, वो देखना है कि ग्लोबल से जो स्टैंडर्ड्स हैं पेंशन सिस्टम के उससे मैच करता है या नहीं करता है। एसेट क्लास को एक्सपैंड करना ज़रूरी है, कि ये देखना है कि हमें गोल्ड सिल्वर को भी लेके आएँ, क्योंकि अभी क्या है, अभी यहाँ इसमें सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, आपकी इक्विटी होती है और आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर और कोई अलग तरह की भी इन्वेस्टमेंट्स क्या हमें लानी चाहिए, वो भी ये देखेंगे। फिर इसके साथ रिस्क गवर्नेंस के मार्केट क्रेडिट, देखो अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं, तो ये रिस्क के टाइप्स आप अगर नहीं कोर्स पढ़ते हैं, कोर्स में हमने किए हुए हैं, कोर्स लीजिए, उसमें सारा रिस्क आपको, ये जो भी हम यहाँ टर्म डिस्कस करते हैं ना, ये डिटेल में सब कुछ कोर्स में गिवन है अंडर योर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो ये भी उनको देखना है कि रिस्क गवर्नेंस कैसे बेस्ट हो, जिससे रिस्क को हम लोग मिटिगेट कर सकें और प्रिवेंट ही कर सकें। वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स भी उन्होंने कहा है कि वो बताएंगे कि क्या वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स होने चाहिए फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड अदर नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स। फिर सब्सक्राइबर चॉइस पे भी वो बात करेंगे, वो देखेंगे कि फ्रेमवर्क्स क्या होने चाहिए फॉर लाइफ साइकिल एंड टारगेट डेट स्ट्रक्चर्स टू सिंप्लीफाई एंड इम्प्रूव रिटर्न्स फॉर सब्सक्राइबर्स। देखो क्या होता है, जब अभी भी हमारे पास ऑब्वियसली चॉइस है, आप ऑटो चॉइस कर सकते हो, एक्टिव चॉइस कर सकते हो NPS के अंदर, आपकी एज अगर कम है तो आप ऑब्वियसली देखो रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, जैसे जैसे एज बड़ी होती है आप रिस्क कम लेना चाहते हो, तो उसी पर ये आगे और देखेंगे कि क्या और इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती है। सो PFRDA ने अभी तक देखो जनवरी में ही 2 कमिटीज़ लॉन्च कर दी हैं, एक सार्ज की है जिसे हेड करेंगे नारायण रामचंद्र जी, इससे पहले एक्सपर्ट कमेटी ऑन पे आउट्स, आपको याद होगा हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी, नहीं याद है दोबारा जाके न्यूज़ पढ़ो। और उसके हेड कौन थे, डॉक्टर MS साहू जी। नेक्स्ट इज 77th रिपब्लिक डे, तो इस साल आपका मनाया गया है, और ये देखिए इंडिया के 3 नेशनल हॉलीडेज़ होता है, उसमें से एक होता है हर साल जनवरी 26 को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा जो है भारत का संविधान, वो इफ़ेक्ट में आया था। उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जो हमारा, जिसके अंतर्गत सारा हमारा काम होता था, हमारा पूरा संविधान था एक तरह से। लेकिन उसके बाद हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, और उसी के उपलक्ष्य में रिपब्लिक डे बनाया जाता है। और जब ये बना था उसी से हम एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन गए थे। ये डेट को क्यों चुना गया था, देखो आज़ादी तो हम सबको पता है कि हमें 15 अगस्त को मिल गई थी, तो फिर उन्होंने क्यों सोचा कि नहीं 26 जनवरी को ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लाना है, इट शुड कम इनटू इफेक्ट, क्योंकि उस दिन पूर्ण स्वराज को ऑनर करना था उन्होंने। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और ये डिक्लेरेशन की गई थी बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन जनवरी 26 इन 1930। तो उसी दिन उन्होंने कहा था नहीं अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए, तो उसी दिन को ऑनर करने के लिए इस दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है, और इसी दिन भारत का संविधान आया था। और इस साल का थीम क्या था आपका, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट साइंस एग्रीमेंट विद स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड टू प्रमोट एक्सेस टू कैपिटल मार्केट सर्विसेज। तो ये एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या रहेगा, जो सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, उनको कैपिटल मार्केट की सर्विसेज मिलेंगी। कैपिटल मार्केट आपकी क्या होती है, कैपिटल इक्विटी हो गई, तो इन सब से रिलेटेड आपकी जो सर्विसेज हैं थ्रू
digital utilities such as QR codes and onboarding links available at selected post office locations। तो मतलब पोस्ट ऑफिसेज के थ्रू अब आप कैपिटल मार्केट में भी एंटर कर सकते हो। और क्या क्या मिलेंगी सर्विसेज, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स आप कर सकते हो ओपन, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, आईपीओ पार्टिसिपेशन भी। सो आईपीओ क्या होता है, जब भी कोई कंपनी अपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में एंटर करती है, फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को लॉन्च करती है, तो उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। देन रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे आपको हमारे पोस्ट ऑफिस के थ्रू। चलिए रीसेंट एमओयूज देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने दिसंबर 2025 में उन्होंने BSE के साथ किया था, जिसके थ्रू वो म्यूचुअल फंड एक्सेस देते हैं विया दी स्टार MF प्लेटफॉर्म। देन स्टॉक होल्डिंग के साथ अब उन्होंने किया है जनवरी 2026 के लिए। चलिए नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ आउटकम्स। तो अभी आप जानते ही हैं यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा जी और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन डेर लेयन जी ये इंडिया आए हुए थे। इन्होंने रिपब्लिक डे में भी पार्ट लिया और आपकी मदर ऑफ ऑल डील्स यानी इंडिया EU FTA भी साइन हुआ है। तो एक बार हम टोटल आउटकम्स भी देख लेते हैं, उसके बाद हम FTA पर भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, टूवर्ड्स 2030 स्ट्रैटेजिक एजेंडा। तो ये एक तरह से फाउंडेशनल आउटकम रहा है उनकी मीटिंग का, तो हमारी सरकार की मीटिंग का और यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट का। सो टूवर्ड्स 2030 जॉइंट इंडिया EU कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक एजेंडा इसे अडॉप्ट किया गया है। ये एक रोड मैप है कि 2030 तक कैसे हमें अपनी पूरी पार्टनरशिप को, इन दोनों EU को और इंडिया को बढ़ाना है। इसके अंतर्गत हम लोग क्लाइमेट में, डिजिटल ट्रांजिशन, काफ़ी चीज़ों में कॉपरेट करेंगे। इसके साथ साथ मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया EU FTA साइन किया गया है। ये एक तरह से देखिए आज तक का सबसे बड़ा FTA है। सो जॉइंट अनाउंसमेंट ऑन कंक्लूजन ऑफ नेगोशिएशंस फॉर इंडिया EU FTA। तो अभी देखो अनाउंसमेंट हुई है, इसका पूरा भी लीगली पूरा भी लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी जो हम देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स रहे हैं। टैरिफ को लेके देखो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, टैरिफ रिड्यूस हुए हैं। सो इंडिया के लिए क्या इम्पैक्ट होगा, 99% जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो अब EU में एंटर हो सकते हैं ड्यूटी फ्री। देखो जब ड्यूटी नहीं लगती है, चीज़ सस्ती हो जाती है, कॉम्पिटिटिव होती है, लोगों को वहाँ बेटर वो लोग खरीदते हैं, आपकी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। तो इसमें टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स, इन सबको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और EU को क्या बेनिफिट हुआ है, तो बेसिकली EU कार्स जो है ना, देखिए आपकी मर्सिडीज़ हो गई, आपकी BMW हो गई, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो EU के अंतर्गत आते हैं। सो उन पे जो टैरिफ्स है वो 110% से 10% कर दिया गया है, जो भी गाड़ी हम EU कंट्रीज से इंपोर्ट होती है। और वाइन्स पे भी 150% से स्लैश करके 20% कर दिया गया। तो काफ़ी बड़ी देखिए टैरिफ रिडक्शन है। मार्केट एक्सेस की अगर बात करें तो इंडिया को एक्सेस मिला है टू 144 EU सर्विस सबसेक्टर्स और EU को इंडिया के 102 सर्विस सबसेक्टर्स में एंट्री मिली है। कौन से सेक्टर्स हैं जो एक्सक्लूडेड रहे हैं, सो इंडिया ने डेयरी, सीरियल्स और पोल्ट्री को डील से बाहर रखा है। ऑब्वियसली देखो उसमें क्या होता है कि वहाँ से आएगा ना, तो हमारे अपने जो यहाँ के फार्मर्स होते हैं उनके लिए उनकी इनकम कम होती है, इसलिए ये एक्सक्लूडेड रहे हैं। और EU ने इंडियन शुगर और बीफ प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड किया है। इकोनॉमिकली अगर हम इसकी बात करें तो इंडिया जो है वो टारगेट करता है कि हम वहाँ पे मार्केट करेंगे और 2 बिलियन पीपल हैं EU में, पूरा जो हम मार्केट साइज़ अपना सोच रहे हैं, एंड 25% ऑफ ग्लोबल GDP। सो EU के लिए क्या है, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डबल बायलेटरल ट्रेड बाय 2032। चलिए सिक्योरिटी के फील्ड में भी देख लेते हैं। सो इंडिया एंड EU ने फॉर्मलाइज किया है सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। सो IFC IOR कॉर्पोरेशन, EU ने कहा है कि वो एक लाइसेंस ऑफिसर पोजीशन करेंगे एट इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, जो कि गुरुग्राम में लोकेटेड है। उसके साथ साथ नेगोशिएशंस की गई हैं ऑन इंडिया EU सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। सो इंडिया थर्ड एशियन कंट्री बना है जो हुआ है जिसके पास ये नेगोशिएशंस हुई हैं जिसकी रिगार्डिंग दिस एग्रीमेंट। इससे पहले EU की सिर्फ जापान और साउथ कोरिया के साथ है, उसके बाद सिर्फ हम बनेंगे। सो इसके साथ साथ इंडियन फर्म्स जो हैं अब वो EU डिफेंस प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। मोबिलिटी की अगर हम बात करें, सो EU लीगल गेटवे ऑफिस एक
पायलट ऑफिस बनाया जाएगा इंडिया में टू स्ट्रीमलाइन द माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स टू यूरोप। स्टूडेंट बेनिफिट्स भी है, गारंटेड पोस्ट स्टडी वीज़ा फ्रेमवर्क दिया गया है फॉर एटलीस्ट 9 मंथ्स। जो इंडियन स्टूडेंट्स EU की कंट्रीज़ में पढ़ने जाते हैं उनको पढ़ाई ख़त्म होने के 9 महीने तक का वीज़ा मिलेगा। इसके साथ साथ MOU भी साइन हुआ है ऑन कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑन कॉपरेशन ऑन मोबिलिटी। इससे क्या होता है, लीगल और एथिकल रिक्रूटमेंट हो जाती है, लीगली भी आपको कहीं ना कहीं एक तरह से सेफ्टी मिल जाती है। टेक्नोलॉजी, एनर्जी और साइंस की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड में एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाई जाएगी एंड इंडिया ने इसके साथ साथ और भी बातचीत की है टू जॉइन होराइजन यूरोप प्रोग्राम, जो EU का एक प्रोग्राम है विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसर्च एंड इनोवेशन फंडिंग स्कीम। डिजिटल के फील्ड में क्या है, एक अरेंजमेंट साइन हुई है ऑन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड सील्स टू फैसिलिटेट पेपरलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। अब देखो ट्रेड बढ़ेगा तो उसको पेपरलेस भी करना ज़रूरी है। और एक MOU RBI और यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट अथॉरिटी के भी, ESMA जिसे कहते हैं, के बीच में भी साइन हुआ है। इसके बारे में भी अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में भी देखो बहुत बड़ा लिस्ट ऑफ आउटकम्स हैं। उसमें NDMA और EU की जो है, जैसे कि हमारे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, EU की DG ECHO है, उनके बीच में भी अरेंजमेंट हुई है। देन अफ्रीका एंड इंडो पैसिफिक प्रोजेक्ट्स, तो एग्रीमेंट ये भी हुआ है कि 4 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। उनका फोकस किस में होगा, डिजिटल इनोवेशन फॉर विमेन, सोलर सॉल्यूशंस फॉर विमेन फार्मर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये आपके मेजर आउटकम्स थे। चलिए अब हम FTA के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि FTA के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले मार्केट एक्सेस और टैरिफ रिडक्शंस। तो मार्केट तो हमें पता है 2 बिलियन पीपल ट्रेड जोन बन जाएगा, 25% ऑफ ग्लोबल GDP होल्ड करता है। देन प्रेफरेंशियल एक्सेस, ये भी हमने देख लिया था कि 99% जो इंडिया का एक्सपोर्ट वैल्यू है टू EU विल बी ड्यूटी फ्री, और EU का कितना वैल्यू है जो इंडिया में जिसको कंसेशन मिला है वो है 97.5%। और इमीडिएटली देखो ये ना ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम होगा, इमीडिएटली क्या है, इमीडिएटली इंडिया के 90% एक्सपोर्ट्स जो टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स हैं वो ड्यूटी फ्री हो गए हैं। और EU में क्या है, इमीडिएटली 50% उनकी जो है गुड्स में टैरिफ लाइंस कट हुई हैं, जैसे कि मशीनरी, केमिकल्स और फार्मा, मतलब कि हर में नहीं हुई है अभी। ये जो है रिडक्शन फेज्ड होगा, देखो एकदम से नहीं कर सकते वो। अब जो इंडिया के केस में है, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड है और मेराइन प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर जो टैरिफ है ना वो धीरे धीरे कट होगा कि वो EU को एक्सपोर्ट करेंगे ओवर 3 to 5 ईयर्स, मतलब 5 साल में जाके वो पूरा उनको टैरिफ का बेनिफिट मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड जो EU है उनके लिए भी फेस्ड कट होंगे, जो भी उनकी कार है या कोई भी लग्जरी गुड्स है जो वो इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर जो कट्स आएंगे उसका पूरा बेनिफिट आने में 5 to 10 ईयर्स लग जाएंगे। चलिए सेक्टर वाइज इम्पैक्ट भी देख लेते हैं। टेक्सटाइल्स और एपरल को देखो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, इंडिया को ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस मिल गई है EU की $263 बिलियन टेक्सटाइल मार्केट में, तो बहुत बड़ा मार्केट है। अब इससे क्या होगा, देखो आपके लिए जॉब्स भी क्रिएट होती है। देखो एक कोई भी चीज़ जब बेनिफिट होती है ना, उसका बिजनेस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, उससे देखा करो और क्या क्या बेनिफिट आ रहे हैं, जॉब्स भी बढ़ेंगी, है ना। तो आपको जैसे कि RBI में डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है ना, तो आपको ये बहुत चीज़ें बेनिफिशियल रहती हैं। चलिए ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में भी बहुत बेनिफिट आएगा। जो भी फुली बिल्ट यूनिट्स हैं ना, जो भी आपके EU से इंडिया में आते हैं फुली बिल्ट, उनमें जो टैरिफ है वो 110% से 10%, मतलब 100% की गिरावट अंडर अ कोटा ऑफ 2,50,000 व्हीकल्स पर ईयर, मतलब 2,50,000 तक की मिलेगी। उसके बाद एक भी कुछ भी आएगा उस पर फिर पूरा ही लगेगा आपका टैरिफ, लेकिन ये आने में आपके अभी पूरा टाइम लग जाएगा, ड्यूटीज़ एबॉलिश होने में 5 से 10 साल लगेंगे, तो एकदम से उनको बेनिफिट नहीं होगा। चलिए एग्रीकल्चर और फूड की अगर हम बात करें, इंडिया को क्या है, ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है फॉर टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और EU को क्या है, उनकी वाइन्स पे कट हुआ है, स्पिरिट्स, बियर पर कट हुई है आपकी टैरिफ। देन इंडिया जो है देखो सेंसिटिव सेक्टर्स, डेयरी, सीरियल्स, पोल्ट्री, इनको तो उन्होंने एक्सक्लूडेड रखा है डील से।
सर्विसेज के केस में तो आपका जो FTA है ना, इसमें 144 सर्विसेज सब सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। IT एंड प्रोफेशनल्स का क्या है उनके केस में, सो एश्योर्ड मार्केट एक्सेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट फॉर इंडियन ITES अकाउंटेंट्स एंड इंजीनियर्स इन द EU। एजुकेशन में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन्हें गारंटेड पोस्ट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी 9 मंथ्स के लिए, और SME को भी सपोर्ट मिलेगा। सो जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं ना, जो भी वहाँ पर भेजना चाहते हैं, अपना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए SME कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बनाए जाएंगे। सस्टेनेबिलिटी के केस आपके उसमें भी FTA में साइन हुआ है। सो एग्रीमेंट इंक्लूड्स अ ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर ऑल्सो, जिसमें वर्कर राइट्स के बारे में भी बात की गई है कि ILO प्रिंसिपल्स पूरे फॉलो किए जाएंगे। और इसके साथ साथ EU ने 500 मिलियन यूरो भी प्लेज किए हैं ओवर 2 years टू हेल्प इंडियन इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन टू ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूस एमिशंस। तो ये देखिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और अगर आप देखोगे टैरिफ से कितने ज़्यादा स्लैश हुए हैं, इससे क्या होगा, इंडियन एक्सपोर्टर्स अब देखो डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, US और चाइनीज़ मार्केट्स में अपनी डिपेंडेंस कम करेंगे, क्योंकि US तो आप जानते ही हो कि कितना ज़्यादा टैरिफ्स लगा दिए हैं। जियोपॉलिटिक्स में देखो ट्रस्टेड पार्टनरशिप बनेगी, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है हम भी और पूरा EU भी। तो इसके साथ साथ सप्लाई चेन जो हैं वो भी बहुत इंटीग्रेट होंगी। सो इंडिया यूरोपियन इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन्स के साथ अब इंटीग्रेट करेगा। उससे क्या होता है, देखो वो वहाँ से सीखेंगे, EU से हम सीखेंगे, EU हमसे सीखेगा, तो एक तरह से दोनों के लिए बेनिफिट होता है। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेटा प्रिवेसी डे। इसे डेटा प्रोटेक्शन डे भी बोला जाता है। ये हर साल जनवरी 28 को मनाया जाता है। 2026 में देखिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 लॉन्च किए गए थे। आपको याद भी होगा, ये भी हमने स्टडी किए हुए हैं। देखो कोई भी ऐसा नहीं होता कि हम लोगों ने ना पढ़ा हो आपका, इसलिए न्यूज़ को पढ़ा करो अच्छी तरह, इसी में से कोई भी पॉइंट उठा के वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। थीम क्या है 2026 के लिए? थीम है आपकी टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा। ये आपका कब ओरिजिन हुआ था दिन? सो दिस डे वाज एस्टैब्लिश बाय काउंसिल ऑफ यूरोप इन 2006। क्यों इस दिन को ही मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ना कन्वेंशन 108 साइन हुई थी। तो ये 1981 में ये फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है डीलिंग विद प्रिवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन। चलिए नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइंस MOU विद यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी ESMA। तो ये MOU साइन हुआ है। इससे क्या हुआ है, देखो जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, उसे फॉर्मल रिकॉग्निशन मिल गई है आपके EU में। सो इसके साथ साथ जो और भी RBI रेगुलेटेड सेंट्रल काउंटर पार्टीज़ है, उन्हें अब EU में बिल्कुल माना जाएगा। वो उन EU रेगुलेटर ने कहा है कि ये आप जो कंपनीज़ है ये फॉर्मली आ सकती हैं हमारी इकोनॉमी में। देखो 2022 में क्या था, जो ESMA थी ना, उसने ये रिकॉग्निशन विड्रॉ कर लिया था। क्यों? क्योंकि RBI ने रिफ्यूज़ कर दिया था टू ग्रांट यूरोपियन रेगुलेटर्स डायरेक्ट ऑडिट एंड इंस्पेक्शन राइट्स ओवर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने कहा नहीं, आप आके नहीं दे सकते, ये टेरिटोरियल ओवर रीच है। तो उन्होंने क्या किया था, रिकॉग्निशन ख़त्म कर दी थी हमारी कंपनीज़ की, काउंटर पार्टीज़ की EU में। अब क्या हुआ है, जो नया MOU बना है ना, इसमें क्या है, सुपरवाइजरी रिलायंस फ्रेमवर्क डाला गया है। ESMA जो है अब RBI के रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़ पर उन्होंने एक तरह से उनको आउटसोर्स कर दिया है कि आप जो कर रहे हो आप हमें अपना सारा बता दो, हम आप ही के उस पर रिलाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट है IBBI एंड इंसॉल इंडिया होस्ट थर्ड इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2026 इन न्यू दिल्ली ऑन डिकेड ऑफ IBC एंड फ्यूचर रिफॉर्म्स। चलो पहले हम IBC के बारे में अब देखते हैं। IBC बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स कर रहे हो। IBC आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है 2016। देखो बहुत ना फ्रैगमेंटेड सिस्टम्स थे, सारफेसी एक्ट, बहुत अलग अलग एक्ट्स थे, उनको सबको कंबाइन करने के लिए ये आपका कोड लाया गया था। इसके 4 पिलर्स हैं आपके। अगर हम पूरे IBC इकोसिस्टम की बात करें तो सबसे पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI, जिसको हमने ऊपर देखा भी, जिन्होंने ये आपका कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया था। सो ये एपेक्स रेगुलेटर है जो कि पूरा प्रोसेस देखता है जो भी IBC के अंतर्गत होता है इंसॉल्वेंसी का
प्रोसेस। तो करंटली इसके चेयरमैन कौन है? श्री रवि मित्तल जी। देन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, ये लाइसेंस्ड एक्सपर्ट्स हैं जो पूरा देखेंगे कि कैसे इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस करनी है, कंपनी की मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेंगे ड्यूरिंग द रेजोल्यूशन प्रोसेस। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ होती हैं, ये सेंट्रलाइज डिजिटल रिपोजिटरीज हैं, जैसे कि NESL हो गया आपका, जो सारा फाइनेंशियल डेटा स्टोर करती हैं टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ डिफ़ॉल्ट इंस्टेंटली कि हाँ ठीक है डिफ़ॉल्ट हुआ है, इस कंपनी को एक्चुअली में इंसॉल्वेंट करना पड़ेगा, ये इनका रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करो। देन आपकी एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ भी बनाई गई हैं इस कोड के अंतर्गत। सबसे पहले है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसमें सारे कंपनीज और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के केसेस आते हैं, और DRT, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, जिसमें इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म्स का अगर कोई ऐसा केस होता है तो वो आता है। चलिए अब हम पूरी प्रोसेस भी देख लेते हैं। मानो कोई भी कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, अब डिफ़ॉल्ट का थ्रेशहोल्ड है 1 करोड़ रुपीज़, ये भी आपको पता होना चाहिए, वो पूछ लेते हैं कभी कभी थ्रेशहोल्ड क्या है IBC किक इन होने का। तो आपका CIRP यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ट्रिगर हो जाती है। अब क्या होगा कि मानो कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है जिसने आपको लोन दे रखा है, बैंक ही है, ठीक है, और कोई भी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कौन होते हैं? आपके सप्लायर्स जिन्होंने उधारी पे आपको माल दिया होता है, या कोई डेटर जो उसने खुद देना है। मैं खुद भी कह सकती हूँ, मानो अगर मैं कंपनी हूँ, मैंने बैंक का पैसा नहीं चुकाया, मैंने सप्लायर का पैसा नहीं चुकाया 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का, तो मैं खुद भी एप्लीकेशन NCLT में डाल सकती हूँ। अगर मैं कंपनी हूँ, अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो मैं DRT में डालूँगी कि मेरे से तो हो नहीं रहा है, मेरी कंपनी को रिजॉल्व करो, रेजोल्यूशन प्रोसेस में लेकर जाओ। तो कोई भी इसे इनिशिएट कर सकता है। उसके बाद क्या होगा, जो NCLT है उसके पास 14 दिन होते हैं केस को एडमिट करने के लिए कि सही है, ज़रूरी है। अगर उन्होंने एडमिट कर लिया तो मॉरेटोरियम लग जाता है, प्रिवेंटिंग एनी एसेट स्ट्रिपिंग और लॉ सूट्स अगेंस्ट दी कंपनी के। अब आगे कोई नहीं आप लगा सकते, अब तो हम उसको रिजॉल्व भी कर रहे हैं। फिर IRP अपॉइंट किया जाता है, एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है, वही जो हमने IPs ऊपर देखे थे, टू रन दी कंपनी। वो कंपनी को उस टाइम के लिए रन करेंगे, और इससे क्या होता है, जो भी एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर्स होती है वो सब सस्पेंड हो जाती है। एक तरह से NCLT के पास होल्ड आ गया उस कंपनी का। इसके पास एक COC फॉर्म की जाती है। COC है आपकी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, जिसमें सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, ये बात याद रखना, ऑपरेशनल नहीं आते हैं। सो COC सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी बन जाती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। उसके बाद एक रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है। तो COC ना बिड्स मंगवाती है इन्वेस्टर्स से कि अच्छा आप आके बिजनेस चला सकते हो, बेटर चला सकते हो, तो वो देखती है कि इसमें से बेस्ट प्लान कौन सा है। और प्लान कब अप्रूव होता है? जब 66% अप्रूवल मिले फ्रॉम COC। उसके बाद एग्जिट या लिक्विडेशन, अगर तो मानो उन्हें प्लान किसी इन्वेस्टर का पसंद आ गया, वो उसे अप्रूव कर देते हैं, तो कंपनी को नया ओनर मिल जाता है, वो ऑपरेशंस आगे करती है, पैसा चुकाना शुरू कर देती है। अगर कोई भी प्लान नहीं पसंद आता तो फिर क्या होगा, लिक्विडेट होगी अब कंपनी, यानी कि उसके सारे एसेट बेचे जाएंगे, जो पैसा कमाया जाएगा उससे पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर्स पे किए जाते हैं, फिर बचता है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स पे किए जाते हैं, फिर बचता है तो सैलरीज अगर कुछ रुकी हुई थी तो ऐसे ऐसे पूरा लाइन वाइज वो पे करते हैं। तो ये जो आपकी पूरी टाइमलाइन है, अगर कोई प्लान अप्रूव नहीं होता है तो 330 दिन के अंदर कंपनी को लिक्विडेट करना होता है। चलिए टाइमलाइंस एक बार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 330 डे की हमने देखा पूरी आपकी टाइमलाइन है, जिसमें से 180 डेज़ है इनिशियल स्टैंडर्ड पीरियड फॉर रेजोल्यूशन। उसके बाद 90 दिन मिलते हैं एक वन टाइम एक्सटेंशन दैट कैन बी ग्रांटेड बाय NCLT, लेकिन ये एक्सटेंशन के लिए भी 66% COC का अप्रूवल चाहिए। और टोटल 330 डेज़ मिलते हैं, ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट मैंडेटरी आउटर लिमिट है, जिसमें सारी एक्सटेंशन सब कुछ मिला के उन्होंने बताया 330 दिन के पार तुम जा ही नहीं सकते। और अगर फास्ट ट्रैक आप थ्रू गए हैं, देखो अभी उन्होंने रिसेंटली आपके 2026 में अपडेट हुआ था, आपका IBC अमेंडमेंट बिल 2025 आया था, इसके बारे में भी आपको याद होगा हमने पिछली क्लासेस में किया हुआ है। सो इसमें क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस आपकी बातचीत की गई है, ये एक आउट ऑफ कोर्ट मैकेनिज्म है। उसकी जो टाइमलाइंस है ना वो फास्टर है देन योर जो आपका अर्लियर टाइमलाइंस थी। तो उसमें फास्ट ट्रैक अगर प्रोसेस करनी है तो उसके लिए 90 डेज़ प्लस 45 डेज़ एक्सटेंशन, मतलब कि 135 दिन में पूरा रेजोल्यूशन हो जाएगा।
देन CIIRP जो आपका नया 2025-2026 में लाया गया है, सो उसमें आपकी क्या है 150 डेज़ प्लस 45 डेज़ एक्सटेंशन, यानी कि टोटल 195 डेज़ में आपके रेजोल्यूशन हो जाएगा। इसके साथ साथ अभी 2026 में भी लिक्विडेशन टाइमलाइंस आपकी अपडेट की गई हैं। सो 30 डेज दिए गए हैं फॉर NCLT टू पास अ लिक्विडेशन ऑर्डर वंस रेजोल्यूशन फेल्स। मानो रेजोल्यूशन फेल ही हो गया तो लिक्विडेशन का ऑर्डर 30 दिन के अंदर NCLT को पास करना ही है। कि रेजोल्यूशन फेल होने का मतलब क्या है कि COC को कोई भी प्लान पसंद नहीं आया। देन 180 डेज न्यू मैंडेटरी लिमिट है फॉर कंप्लीटिंग द एंटायर लिक्विडेशन प्रोसेस। ये पहले 1 साल होती थी, अब 180 डेज कर दी गई है। 7 days है टाइम अलाउड टू रेक्टिफाई डिफेक्ट्स इन एन इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन आफ्टर रिसीविंग नोटिस फ्रॉम NCLT। चलिए रिसेंट अपडेट्स भी देख लेते हैं। CIIRP के बारे में हमने बात की थी। ये आउट ऑफ कोर्ट मैकेनिज़्म है कि जिसमें क्रेडिटर्स जो हैं अगर वो 51% अप्रूवल ले लेते हैं COC का, वो रेजोल्यूशन को इनिशिएट कर दे सकते हैं विद मिनिमल NCLT इंटरफेरेंस। वो ये देखेंगे कि हाँ ठीक है, मान गए, बिजनेस भी माना हुआ है, क्रेडिटर्स भी माने हुए हैं, तो वो जल्दी से कहेंगे कि इसको रिजॉल्व करो। और इसकी टाइमलाइन क्या है आपकी जो 150 डेज़ की है कि 150 डेज़ के अंदर करो, और एक्सटेंशन मिल सकता है 45 डेज़ का ऊपर, जैसे अभी हमने देखा था। देन ग्रुप इंसॉल्वेंसी होता है अगर कोई भी मल्टीपल कंपनीज़ हैं एक ही ग्रुप के अंतर्गत हैं और वो आपकी सारी ही हो जाती है इंसॉल्वेंट, सो इट कैन बी रिजॉल्व टुगेदर अंडर अ कॉमन NCLT बेंच के। एक ही करना है आपको केस फाइल, हर कंपनी के लिए अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। और पहली बार IBC में क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के बारे में भी बात की गई है जो आपका 2025 का बिल है। So, adopting the UN-CITRAL model law allowing India to coordinate with foreign courts to track and recover assets located overseas. नेक्स्ट है, चलिए इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन कंक्लूड्स FTA नेगोशिएशंस ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज के फील्ड में भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है FTA में। सो मार्केट एक्सेस मिली है सबसे पहले फॉर इंडियन बैंक्स एंड इंश्योरर्स इनटू 27 EU मेंबर स्टेट्स एंड वाइस से वर्सा के उन्हें भी मिलेगी यहाँ पर। सो देयर इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, तो जो भी इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें बिल्कुल पैरिटी में रखा जाएगा विद डोमेस्टिक EU फर्म्स। ऐसे कुछ भी उन पर अलग से ट्रीटमेंट नहीं लगाई जाएगी। देन क्रेडिट रेटिंग में भी पैरिटी रखी जाएगी। जो भी क्रेडिट असेसमेंट्स हैं इंस्टीट्यूशंस की वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली जज की जाएगी। फिनटेक और डिजिटल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो फ्रेमवर्क साइन किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है फॉर क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एंड इनोवेशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो इसका बेनिफिट देखिए इंडिया के लिए क्या क्या रहेगा। बैंकिंग को ऑब्वियसली एक्सपेंशन मिलेगी। अभी तक ना देखो 3 इंडियन बैंक्स SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया यही EU में हैं और इनकी बहुत कम थोड़ी थोड़ी सी ब्रांचेस हैं। अब इस FTA की वजह से और इंडियन बैंक्स जा पाएंगे और ब्रांचेस खुल पाएंगी और इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली आएगी। सो स्टेबल रूल्स बेस्ड रिजीम मिल रहा है देखो हमारे इंस्टीट्यूशंस को। सो ये जो एग्रीमेंट है इसकी वजह से सिग्निफिकेंट EU कैपिटल इंडिया में भी आएगी, इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को देखो जब क्रेडिट रेटिंग उनकी अच्छी रहेगी, बिल्कुल ऑन पैरिटी रहेगी, तो जो वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा डालेंगे ना इंडियन मार्केट्स में। देन इंश्योरेंस को भी ग्रोथ मिलेगी क्योंकि यहाँ के इंश्योरर्स जब वहाँ जाएंगे तो देखो बैंकिंग को, इंश्योरेंस को, हर बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। देन इसके साथ साथ और क्या कॉपरेशन उन्होंने की है, MOU में क्या साइन हुआ है। सो दोनों जो साइड्स हैं वो अपने लाइसेंसिंग और ऑथराइजेशन प्रोसेसेस को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखेंगी और एक परमानेंट फॉरम बनाई जाएगी फॉर ऑल दी रेगुलेटर्स, जैसे कि इंडिया की RBI, SEBI, IRDAI है और जो भी EU के काउंटर पार्ट्स हैं उनके लिए वो फॉरम में आपस में जिससे बातचीत कर सके। और इंडिया ने को EU से एश्योरेंस भी मिली है कि EU गिव्स बेटर टर्म्स टू एनी अदर ट्रेड पार्टनर। उन्होंने दी, अगर इंडिया को छोड़ के किसी और को बेटर ट्रेड टर्म्स उन्होंने दी इन फ्यूचर, देन दोज बेनिफिट्स विल आल्सो बी एक्सटेंडेड टू इंडिया। क्या आपने अगर कहा कि कल किसी और के साथ और अच्छा FTA कर लिया तो नहीं जी, जो आप उनके अगर एडिशंस करोगे तो वो आपको हमें भी देनी पड़ेगी।
चलिए नेक्स्ट है सेक्रेटरी DFS रिव्यूज परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL। चलिए देख लेते हैं, इसे फेमसली बैड बैंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारे बैड लोन्स लेता है बैंक्स के। तो इसे जुलाई 2021 में बनाया गया था एज अ स्पेशलाइज्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है? ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बैड लोन्स होते हैं ना, बैड लोन यानी NPAs या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उन्हें ले लेता है बैंक से, और जिससे क्या होता है बैंक्स की बैलेंस शीट से वो हट जाते हैं और उनका फिर आगे की रिकवरी यही देखता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एक ट्विन एंटिटी मॉडल पर काम करता है। उसमें क्या है, जो NARCL है वो सारे स्ट्रेस्ड एसेट बैंक से लेता है, और जो IDRCL है यानी इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, वो मैनेज करती है और देखती है कि इनमें से एसेट्स में से कितना पैसा आ सकता है और क्या क्या हम इसके लिए कर सकते हैं। पेमेंट मॉडल इसमें क्या रहता है कि देखो, जब भी उन्होंने ये NPA लिया बैंक से, एक तरह से ख़रीदा, तो 1585 स्ट्रक्चर रहता है, यानी 15% जो उस NPA की वैल्यू है इट इज़ पेड टू बैंक्स अपफ्रंट, जैसे ही लिया तभी दे दी, और रिमेनिंग 85% इज़ प्रोवाइडेड एज सिक्योरिटी रिसीट्स के रूप में उन्हें दे देता है। और गवर्नमेंट की गारंटी है कि जो भी ये सिक्योरिटी रिसीट्स इशू की जाती है, इनके पीछे गवर्नमेंट की गारंटी रहती है कि अगर NARCL नहीं वैल्यू ला पाया, कि उसने कहा कि मैं इतना रिकवर करा दूंगा, नहीं करा पाया, तो गवर्नमेंट की जो गारंटी है उसके अकॉर्डिंग बैंक्स को पैसा मिल जाता है। करंटली इसके MD और CEO कौन है? श्री P संतोष जी, जो फॉर्मली आपके CGM रह चुके हैं कैनरा बैंक के। नेक्स्ट है इंडियाज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और इसको ग्रोथ में दिखी है दिसंबर 2025 में 7.8% की। 26 मंथ हाई इसने अचीव किया है फाइनली एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर देखो हर का अच्छा ही रहा है। हमने जो भी आपका CPI WPI हर चीज़ के बारे में बात की है, तो दिसंबर 2025 में बहुत अच्छा रहा है सब कुछ। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देख लेते हैं हम लोग। तो मैन्युफैक्चरिंग 8.1% से ग्रो हुआ है, माइनिंग 6.8% और इलेक्ट्रिसिटी 6.3%। मैन्युफैक्चरिंग में 23 इंडस्ट्री ग्रुप्स में से 16 ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। टॉप कंट्रीब्यूटर्स आपके रहे हैं बेसिक मेटल्स एंड फार्माक्यूटिकल्स। अब नवंबर देखो क्या है, नवंबर के भी जो हमने नंबर्स किए थे ना IIP के, वो अब रिवाइज कर दिए गए हैं। वो प्रोविजनल थे। क्विक एस्टिमेट 6.7% आया था, लेकिन एक्चुअल आपका 7.2% आया। तो अपने नोट्स में ये अपडेट कर लेना। और टोटल अगर हम अप्रैल टू दिसंबर फाइनेंशियल ईयर जो लास्ट था आपका टाइम बात करें इस फाइनेंशियल ईयर में, तो क्यूमुलेटिव ग्रोथ जो देखी गई है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, वो 3.9% की रही है। चलिए नेक्स्ट है संपूर्ण अभियान 2.0, जो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। जनवरी 28 को इन्होंने इसे लॉन्च किया है। ये 3 मंथ इंटेंसिव कैंपेन रहता है नीति आयोग का, और ये वो लॉन्च करते हैं आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में। और इससे पहले इन्होंने 2024 में से इसका 1.0 वर्जन लॉन्च किया था। तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या होती है, बेसिकली देखते हैं कि हमें ना सैचुरेशन की तरफ जाना है, कि ये नहीं देखना है कि धीरे धीरे ठीक है स्कीम का बेनिफिट आ रहा है, ना ना ना, हमें देखना है कि हम मैक्सिमम लोगों को स्कीम का, हम सैचुरेट करना है सब तक वो स्कीम का बेनिफिट पहुंच जाए। तो इसके लिए ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में क्या करते हैं, 5 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स 5 KPIs को टारगेट करते हैं, और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में 6 KPIs को टारगेट करते हैं। अब KPIs क्या होते हैं वो देख लेते हैं। अगर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की हम बात करें तो उसमें 6 KPI हैं। पहला न्यूट्रिशन है, जो 6 महीने से 6 साल के बच्चों के बीच में है कि उन्हें न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं। ग्रोथ मॉनिटर करते हैं बच्चों की जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में एनरोल्ड है। सैनिटेशन देखते हैं कि कितने आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनमें फंक्शनल टॉयलेट्स हैं। वाटर एक्सेस देखते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में विद ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़। एजुकेशन, कितने स्कूल्स हैं विद एडिक्वेट गर्ल टॉयलेट फैसिलिटीज़। एग्रीकल्चर में परसेंटेज ऑफ बोवाइन एनिमल वैक्सीनेटेड फॉर फुट एंड माउथ डिजीज़। तो ये 6 उन्होंने KPIs रखे हैं, और इसमें देखते हैं कि कितना परसेंटेज ग्रोथ उन्हें मिल रहा है, कि सैचुरेशन की तरह 100% कर पा रहे हैं या नहीं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में 5 KPIs हैं। न्यूनेटल हेल्थ है, सो लाइव बेबीज़ वेड एट बर्थ कि उनका वेट कितना है। TB नोटिफिकेशन है। कम्युनिटी हेल्थ है, जो आपके कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं उसमें। एजुकेशन गर्ल्स के रिलेटेड है, और एनिमल वैक्सीनेशन है।
अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? सो एक्शन प्लान्स बनाए जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के लिए। हर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक को बनाना है 3 मंथ का एक्शन प्लान कि कैसे वो सैचुरेशन को अचीव करेगा। डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इस प्रोग्रेस को ट्रैक करेगी एवरी मंथ वाया डेडिकेटेड डिजिटल डैशबोर्ड। फील्ड लेवल पर आपके ऑफिशियल्स जाएंगे, देखेंगे, कंडक्ट करेंगे पूरी स्टडी और उस डेटा को वेरीफाई करेंगे कि जो डैशबोर्ड में डाला है वो ठीक है या नहीं है। और जन भागीदारी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। चलिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपका 2018 में लॉन्च किया गया था। ये 112 डिस्ट्रिक्ट्स बेसिकली इसके अंतर्गत आती हैं जिनको हमें आगे डेवलप करना है हर के आपके सिचुएशन में। देन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम है, इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। ये सेम फिलॉसफी है पर ये आपके 500+ ब्लॉक लेवल पर किया जाता है। चलिए, ये क्लास आपकी यहीं तक थी और जैसे आपको क्लास की शुरुआत में भी मैंने बताया था आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए, आरबीआई ग्रेड बी ही नहीं, मैं हर बार कहती हूँ एसबीआई आईपीपीएस किसी की भी प्रिपरेशन करनी है, बेस्ट बैच है आपके लिए बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स। आशुतोष सर ने खुद आपके एसबीआई आईपीपीएस एग्ज़ाम क्लियर किए हैं एंड देखो, जब क्लियर किया होता है ना वो इंसान आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे पाता है। उन्हें पता होता है कि कहाँ जाके आप फंसते हो, क्या एज अ स्टूडेंट एज अ बिगनर आपको क्या परेशानियाँ आती हैं और वही आपको गाइडेंस सेशन भी देते हैं। तो इस कोर्स को लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। 2 वर्जन्स हैं आपके। स्टैंडर्ड जो पूरा ऑनलाइन कोर्स रहता है 4899 का है आफ्टर योर 55% डिस्काउंट, एंड प्रो वर्जन जिसमें आपके सारा कुछ ऑनलाइन तो रहेगा प्लस आपको आरबीआई ग्रेड बी की फेज़ 2 की बुक्स होम डिलीवर्ड होती हैं फिजिकल बुक्स। तो 8499 रुपीज़ का ये है और ये भी आपको डिस्काउंटेड मिल रहा है 60% पे। तो जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसे लीजिए, अपना गाइडेंस सेशन उसके बाद बुक कीजिए आशुतोष सर के साथ और सब कुछ उनसे जो आपको पूछना है, जो आपके डाउट्स हैं उनसे क्लियर कीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आपके स्क्रीन पर फ़ोन नंबर गिवन है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए और आपको जो भी जानकारी है, जो भी आपकी परेशानी है उसका जवाब दिया जाएगा।